फर्स्ट और सेकंड क्या होती है। अन्य गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के शीतलन की तुलना में हीलियम गैस का शीतलन विलक्षण गुण उत्पन्न करता है। जब हीलियम गैस को इसके क्रांतिक ताप 5.2 केल्विन से कम ताप पर शीतल करते हैं तो 4.2 के ताप पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह अवस्था परिवर्तन सामान्य ताप पर होता है। द्रव हीलियम एक रंगहीन, पारदर्शी और सुवाष्प हाईली वोलेटाइल होता है तथा इसका घनत्व अत्यंत कम होता है। द्रव हीलियम केवल एक ऐसा विलक्षण पदार्थ जिसमें सामान्य दाब पर और ताप पर भी शीतलन करके ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य सभी गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए द्रव हीलियम का सामान्य दाब पर कोई हिमांक नहीं होता, परंतु किसी ने यह ज्ञात किया कि एक निश्चित दाब से अधिक दाब लगाने पर हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव हीलियम वायुमंडल दाब व ताप पर 140 वायुमंडल दाब करने पर तथा अत्यधिक दाब करने पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस हीलियम भी द्रव हीलियम के समान रंगहीन, पारदर्शी और सुवाष्प ठोस होता है। द्रव हीलियम के विलक्षण गुणों का अध्ययन के लिए हीलियम का प्रावस्था आरेख चित्र में ऊपर दिखाया हुआ देखिए। ये प्रावस्था आरेख में वक्र BAC व तत्व हीलियम के क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यह क्वथनांक वक्र क्रांतिक बिंदु से प्रारंभ होकर P = 0 T = 0 की ओर अग्रसर होता है। इस वक्र से नीचे हीलियम तत्व गैसीय अवस्था तथा ऊपर द्रव अवस्था में रहती है। इस वक्र को द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा या संतृप्त वाष्प रेखा कहते हैं। इसी प्रकार प्रावस्था आरेख में यह भी दर्शाया हुआ कि दूसरा वक्र जो हिमांक पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है इस ठोस द्रव प्रावस्था वक्र कहते हैं। अन्य पदार्थों की बात हीलियम का हिमांक वक्र एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं, यानी किसी भी ताप पर हीलियम की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में नहीं पाई जाती है, अतः द्रव हीलियम का कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह द्रव हीलियम के कुछ अपन जो असामान्य गुण हैं उनके भी स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे अपन देखें कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता, ऊष्मा चालकता, ठोस पर रोलिंग फिल्म का निर्माण, ये सब चीज़ें इसके लिए अपन स्टडी कर सकते हैं। हमारा प्रभाव जो होता है फाउंटेन इफेक्ट वो भी हीलियम की वजह से ही होता है। ये सब अपन इसके लिए स्टडी कर सकते हैं, ये दे रखा आप स्टडी करना। फिर हीलियम एक डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के रूप में भी काम करता है। वाष्पन द्वारा शीतलन सामान्य रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। हीलियम तनुकारी रेफ्रिजरेटर भी एक प्रकार से वाष्पन रेफ्रिजरेटर है जिसमें क्वांटम सिद्धांत का छद्म रूप में उपयोग किया जाता है। आप पढ़ना, इसको समझना। देखिए हीलियम का इसमें यूज होता है। फिर आता है इसमें सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। कैमरलिंग ओन्स ने 1911 में अतिचालकता की खोज की। उन्होंने पाया कि द्रव हीलियम ताप पर पारे की एक विशिष्ट प्रतिदर्श का प्रतिरोध 4 K पर 0.08 ओम से घटकर बहुत कम हो जाता है। यह पतन 0.1 K के ताप अंतराल में ही घटित हुआ है। अतिचालक धातुओं, यौगिक मिश्र धातुओं के लिए एक विशिष्ट ताप के नीचे प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, यानी चालकता अनंत हो जाती है। इस विशिष्ट ताप को पदार्थ का संक्रमण या क्रांतिक ताप भी कहते हैं। प्रयोग के अनुसार अतिचालकों का क्रांतिक ताप उनके माध्य समस्थानिक द्रव्यमान पर प्रबल रूप से निर्भर होता है। Tc = m⁻⁻⁻⁻, बीटा का मान 0.5 के निकट लगभग होता है। इस निर्भरता को समस्थानिक इफेक्ट या आइसोटोपिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक धातु की प्रतियोगिता नगण्य हो जाती है। यह परिवर्तन अत्यधिक तीक्ष्ण होता है, जैसा कि इस पर में बता रखा है। इसी प्रकार से अतिचालकों में ताप परिवर्तन से विद्युत गुणों के साथ साथ चुंबकीय गुणों में भी नाटकीय परिवर्तन होता है। अतिचालक पदार्थ के प्रतिदर्श को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यदि उसमें संक्रमण ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाए तो उसमें उपस्थित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स निष्कासित हो जाता है, यानी पदार्थ पूर्णतः प्रतिचुंबकीय बन जाता है। इस प्रभाव को माइजनर इफेक्ट भी कहते हैं। संक्रमण या क्रांतिक ताप Tc से कम ताप T पर पदार्थ की अतिचालकता प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर नष्ट हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का वह क्रांतिक मान Sc जो ताप T पर उसकी अतिचालकता नष्ट कर सकता है, ताप पर निर्भर होता है, तथा क्रांतिक ताप Tc पर इसका मान शून्य हो जाता है। पारे के लिए ये कर्व बता रखा, देखिए क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र Sc की ताप T पर निर्भरता लगभग परवलयिक होती है। Sc = H0 1 - T²/Tc²। धातुओं में अतिचालक अवस्था चालक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थित अवस्था मानी जाती है, जिसमें शीतलता युक्त इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संरचना हो जाती है। इस व्यवस्थित व्यवस्था की उत्पत्ति प्रकृति का स्पष्टीकरण BCS थ्योरी से करते हैं। इसमें कूपर युग्म बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से परम शून्य ताप की खोज क्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
यानी 4 डिग्री केल्विन ताप से कम ताप प्राप्त करने के लिए की केवल एक ही विधि उपलब्ध थी बहुत पहले, इसमें द्रव हीलियम का न्यून दाब पर वाष्पन करके इसका ताप कम किया जाता था। इससे द्रव को शीतल करने की में इसके बाद सफलता पाई गई, लेकिन डिबाई, गॉक आदि ने अनुचुंबकीय लवणों का न्यून ताप पर रुद्धोष्म विचुंबन करके शीतलन प्राप्त करने की एक नई विधि का विकास किया। फिर आता है इसमें आपके नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय और ऊष्मा गतिकी का नियम। नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय क्या होता है? इसके अनुसार परम शून्य ताप पर संगणित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती है। यहाँ पर ऊष्मा गतिकी का थर्ड नियम के रूप में इसको कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि तंत्र परम शून्य ताप पर है तो इसकी एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है और सुविधा की दृष्टि से इसे शून्य के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित तो धनात्मक होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है और शुद्ध एक्सली पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। आप स्टडी करिए इसकी। तो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वह कितनी भी आदर्श क्यों न हो, परिमित चक्रों में निकाय का ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं होता है। यह केवल उपगामित एसिम्प्टोटिकली प्राप्त है। इस नियम को परम शून्य ताप की अनुगम्यता का नियम भी कहते हैं। अतः तृतीय नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की भांति नई अवधारणा को जन्म नहीं देता, बल्कि एंट्रोपी की सीमा का निर्धारण करता है। थैंक यू, बाय।